हादसात के बारे में कहा जाता है कि वो किसी का भी ना रिलीजन देखते हैं, ना कास्ट देखते हैं, ना एज देखते हैं और ना ही ये देखते हैं कि वो किन के साथ होने जा रहे हैं। जब हादसात को पेश आना होता है तो वो किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी पेश आ सकते हैं। और कहा जाता है कि जब किसी के साथ कुछ होना होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो उसके साथ होके ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने लिए हमेशा खैर की दुआ मांगनी चाहिए। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये 1985 की कहानी है और ये बेसिकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कहानी है। वैसे तो हमारे मुल्क में भी मुख्तलिफ ट्रेन डिपार्टमेंट्स हुआ करते हैं, कुछ इंटरसिटी होते हैं, कुछ विद इन कंट्री होते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो ट्रेन के मामले में डील किया करते हैं। इसी तरह जो उनकी कमर्शियल ट्रेन होती हैं, जिनको आमतौर पे मालगाड़ी कहा करते हैं, तो उन लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाती है जो कि मालगाड़ी को चलाया करते हैं, तो उनको बताया जाता है कि कभी भी किसी भी वीरान जगह पे, किसी भी माउंटेन्स के बीच में, किसी भी ऐसे डेजर्ट में हो सकता है कि आपका सामना कुछ इस तरह की मखलूक़ात से हो जिनके बारे में साइंस यकीन नहीं किया करती। और अगर आपका सामना कभी भी इस तरह की मखलूक़ात से हो जाए तो आपको उनसे किस तरह डील करना है। वैसे ही 1985 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत मशहूर ड्राइवर था। उसको किसी काम से या कोई भी कंसाइनमेंट लेके या मालगाड़ी को लेके एक शहर से एक ऐसी जगह पे पहुंचना था जो कि उसके शहर से तकरीबन 1700 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थी। और अजीब बात ये थी कि जो 1700 किलोमीटर का रास्ता था, इसमें जो ज़्यादातर हिस्सा था वो ना सिर्फ जंगल बयाबान था, बल्कि बीच में कुछ इस तरह का एरिया था जिसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि हत्तुल इम्कान आप उस एरिया में जाने से परहेज़ करें। और ये जो एरिया था, इस एरिया के अंदर भी एक ख़ास इलाका था। उसके बारे में कहा जाता था कि जब भी कोई उस इलाके में या उस एरिया में जाता है तो वहाँ जाने के बाद ना जाने वो कहाँ पे जाके गुम हो जाता है, ना ही उसकी कोई निशानी मिलती है, ना ही उसके बारे में कोई मालूमात मिला करती है। खैर, ये जो सफ़र था, इस सफ़र का आगाज़ शाम के 6 बजे किया गया और उम्मीद यही थी कि अगले दिन शाम को 8 या 9 बजे तक जो भी इनकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाया जाएगा। ये जो शुरू के 6 या 8 घंटे का सफ़र था, ये बड़ा ही आसान, बहुत ही सहल सफ़र था और सब कुछ ऐसा लग रहा था स्मूथ चल रहा है। लेकिन जैसे ही रात के 2 या 3 बजे, जबकि ट्रेन एक ऐसी जगह पे मौजूद थी जहाँ पे लेफ्ट और राइट में जंगल ही जंगल मौजूद थे और वहाँ पे जो रोशनी का इंतज़ाम है वो ना होने के बराबर था, तो एकदम से जो इस इंजन को ड्राइव कर रहा था उसको ऐसा लगने लगा जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेन की जो स्पीड है वो ना सिर्फ कम होती चली जा रही है, बल्कि इस मालगाड़ी ने एकदम से झटके लेना शुरू कर दिए हैं। और आमतौर पे इस तरह की जो सिचुएशन है वो उस वक्त पेश आती है जबकि जो इसका इंजन है वो नाकारा होने वाला होता है। और ऐसा ही हुआ कि आने वाले 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर ये जो भी मालगाड़ी थी, इसने बहुत ज़्यादा झटके लिए और झटके लेने के बाद एक ऐसी जगह पे जाके मुकम्मल तौर पे ख़राब हो गई जहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, ना ही आबादी मौजूद थी। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ से निकलना या यहाँ से बच के वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। अब जो इंजन को ड्राइव कर रहा था वो तो बाहर निकला, उसके साथ जो भी अमला था, यानी कि टोटल ये जो भी 4 या 5 अफराद थे, सारे के सारे उस मालगाड़ी से नीचे उतर चुके थे। इन लोगों के हाथ में टॉर्च लाइट मौजूद थी और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भी खराबी हुई है उस खराबी को दूर करने की कोशिश कर सकें। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक मुसलसल कोशिशों के बावजूद जब इनको लगने लगा कि इसके सही होने का या इसके स्टार्ट होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, तो एकदम से मायूस होने लगे।
और इसी दौरानिए में जबकि ये लोग मायूस होना शुरू हो चुके थे, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि ये जो मालगाड़ी का ट्रैक है, इस ट्रैक के बिल्कुल आखिर की तरफ, यानी जहां तक इनकी निगाह जा रही है, उस तरफ से कोई चलता हुआ इनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता चला आ रहा है। अब जैसे जैसे वो वजूद इनके करीब आ रहा था, तो ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो जो भी है वो एक नहीं है। एक बहुत लंबा सा कोई शख्स है, उसके पीछे फिर दो और लोग हैं जो मुसलसल आगे की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इन लोगों के पास क्योंकि टॉर्च लाइट्स मौजूद थी, तो इन लोगों ने उस तरफ उन टॉर्च लाइट्स को मारना शुरू किया। अब जैसे जैसे इन लोगों ने टॉर्च लाइट को मारना शुरू किया और इस टॉर्च लाइट की जो रेंज थी, उस रेंज के अंदर जब वो वजूद नजर आना शुरू हुए, तो इन्होंने देखा कि एक औरत है जो वेस्टर्न लिबास में, जैसे कि आम तौर पे उस दौर में हुआ करता था, ट्रैक पे चलती हुई न सिर्फ आगे बढ़ती चली आ रही है, बल्कि उस औरत के पीछे की तरफ दो लड़कियां हैं जो बज़ाहिर उसकी अपनी बच्चियां लगती हैं, एक एक करके उसको फॉलो करती हुई उसके पीछे आ रही हैं। ये तीनों खवातीन थीं, जिनमें एक बड़ी औरत थी और शायद उसकी दो बच्चियां थीं। अब जैसे जैसे ये जो औरत थी ये मज़ीद करीब आई, तो उसका जो हुलिया था कुछ अजीब सा हुलिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो बाल हैं वो गर्द आलूद हैं, उसके चेहरे पे बहुत सारे ज़ख्म मौजूद हैं, और अजीब बात ये थी कि उस औरत की जो आंखें थीं वो दूर से ही बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, और ना सिर्फ बड़ी बड़ी लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। एक एक करके जब वो तीनों इस मालगाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंची, तो अब वाज़े तौर पे इस अंधेरे में उनकी जो आंखें थीं वो ना सिर्फ चमक रही थीं, बल्कि एक सफ़ेद सी रोशनी थी जो उनकी आंखों से मुसलसल बाहर निकल रही थी। जैसे ही ये तीनों औरतें इनके बिल्कुल करीब आईं, तो उन तीनों ने, जिनमें एक औरत थी और दो उसकी बच्चियां थीं, अजीब सी आवाज़ में कुछ बोलना शुरू किया। अब ये जो आवाज़ थी, ये जो भी लैंग्वेज थी, ये कम से कम इंग्लिश नहीं थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पॉलिश लैंग्वेज में या बहुत ही कदीम ज़बान में बात कर रहा है। इन पांचों में जो सबसे सीनियर वहाँ पे मौजूद था, उसको थोड़ी बहुत पॉलिश ज़बान की समझ आया करती थी। जब उसने गौर करना शुरू किया कि ये जो औरत है वो बज़ाहिर क्या कह रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन के मुताबिक उसने बताया कि ये जो औरत है वो पॉलिश ज़बान में या कदीम किसी ज़बान में ये कह रही है कि तुम सब की जो मौत का वक्त है वो बहुत ही करीब आने वाला है, और वो लम्हा दूर नहीं है जब तुम सारे के सारे मौत के मुंह में चले जाओगे, और जब तुम लोग मौत के मुंह में चले जाओगे तो वहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना होगा। अब जैसे ही उसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज समझ आना शुरू हुई, तो इसको जो भी अपने रिलीजन के मुताबिक वर्सेस आती थी, जो कुछ इसने सीख रखा था, उसने वो फौरन से पढ़ना शुरू किया। और ना सिर्फ पढ़ना शुरू किया, बल्कि साथ जितने भी अफसरान थे या जितने भी लोग थे, उन सबको एकदम से कहा कि जितना जल्दी हो सकता है मालगाड़ी के अंदर की तरफ जाने की कोशिश करो। खैर, ये लोग जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से भागते हुए जैसे तैसे करके मालगाड़ी के अंदर आ गए, और जो ड्राइवर का रूम था या जहाँ पे इंजन ड्राइवर मौजूद हुआ करता है, ये सारे के सारे वहाँ पे आ चुके थे, और वहाँ पे आने के बाद इन्होंने जो दरवाज़ा था उसको बंद कर लिया था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये लोग बताते हैं कि मुसलसल कोई इनके दरवाजे को न सिर्फ पीटता रहा, बल्कि इस दौरानिए में मुख्तलिफ और लैंग्वेजेस में अजीब अजीब तरीके से इनको डराने की कोशिश करता रहा। वो जो भी औरत थी या उसके साथ जो भी बच्चियां मौजूद थीं, उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह इधर अंदर की तरफ दाखिल हो सकें, लेकिन मुख्तलिफ रिसाइटेशन की वजह से ये जो बच्चियां थीं या जो भी औरत थी, बिला आखिर हिम्मत हार के आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से दूर चले गए। अब ये लोग ऑलरेडी ऐसी जगह पे मौजूद थे जहाँ से बचना या जहाँ से वापस जाना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन कहा करते हैं
कि जब आपको किस्मत बचाना चाहती है तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उम्मीद इस तरह की पैदा हो जाती है कि आपकी ज़िंदगी के या आपके बचने के जो रास्ते हैं वो रोशन होते चले जाते हैं। और ऐसे ही हुआ कि उस वीराने से, उस सुनसान जगह से सुबह के टाइम यानी 8 या 9 बजे के टाइम में इत्तेफाक से जब एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा तो उसने अपने तौर पे इन लोगों को देख लिया था कि यहाँ पे ना सिर्फ मालगाड़ी खड़ी हुई है बल्कि जो भी इसके अंदर मौजूद हैं वो किसी मुश्किल का शिकार हुए हैं। खैर, वो जो भी हेलीकॉप्टर था, जो कि शायद एक सरकारी हेलीकॉप्टर था, उसको नीचे उतारा गया और नीचे उतारने के बाद जितने भी लोग अंदर मौजूद थे इनको हेलीकॉप्टर के जरिए इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया। और मंजिल पे पहुंचने के बाद वहां से कुछ और लोगों को या बाकायदा एक टीम को इस मालगाड़ी को सही करने के लिए उस जगह भेजा गया और कोशिश की गई कि दिन के औकात में ही काम को मुकम्मल करके इस एरिया से बाहर निकल जाया जाए। आज भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उसी एरिया में, उस जगह पे वो एरिया या वो जगह मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे वो औरत और उसकी 2 बेटियाँ अब भी नज़र आती हैं। और ज़्यादातर लोग जो वहाँ पे गए हैं या किसी भी वजह से उस वीरान इलाके में जाके फंसे हैं तो उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चल सका कि बिलाखिर वो कहाँ गए और कौन उनको अपने साथ ले गया। ये जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह वाकया अब से तकरीबन 20 या 21 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बीकॉम किया हुआ था और बीकॉम करने के बाद मुख्तलिफ इदारों में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। लेकिन या तो शायद मेरी किस्मत ख़राब थी या फिर जो तालीम मैंने हासिल कर रखी थी उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। तकरीबन 6 महीने तक मुसलसल कोशिश करने के बावजूद ना मेरी जॉब का इंतज़ाम हो सका और ना ही मुझे इस तरह के कोई आसार नज़र आ रहे थे। अब जब आपकी जॉब ना हो, आपकी उम्र 20-22 साल हो चुकी हो, तो आपके जो घर वाले हैं वो आप पे गुस्सा किया करते हैं या आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई रोज़गार का इंतज़ाम करो। वैसे ही मेरे साथ था। जो मेरे घर वाले थे, मेरे सराउंडेड जितने भी लोग थे, वो मुझे फोर्स किया करते थे कि भाई कुछ तो कर लो। अब उन दिनों मेरा एक दोस्त था और उस दोस्त के जो चचा थे वो वीडियो मेकिंग का काम किया करते थे। अब जो लोग 20 साल से ऊपर या 25 साल के भी हैं उनको पता होगा कि पहले शादियां वगैरह जो हुआ करती थी वहाँ पे मूवी मेकर्स आया करते थे। उनको स्पेशली बुलाया जाता था और पर प्रोग्राम उनको पैसे दिए जाते थे। तो वैसे ही वो जो है मूवी मेकिंग का काम किया करते थे। तो मैंने उनसे बात की कि सर, आप जहाँ भी जाते हैं या जिस प्रोग्राम में भी आपको बुलाया जाता है, आप चाहें तो मुझे हेल्पर के तौर पे रख लें और पर प्रोग्राम मुझे 100-200 जो भी उस दौर के हिसाब से पैसे बनते थे वो दे दिया करें। इत्तेफाक से जब मैंने उनसे ये बातचीत की तो उनको एक बंदे की ज़रूरत थी और ऐसे ही हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि कल से ही तुम मेरे साथ चलना शुरू करो। अब आम तौर पे उनके जो प्रोग्राम्स थे वो कोशिश करते थे कि अपने ही एरिया में या अपने इलाके में कर लिया करें, लेकिन कभी कभी कुछ प्रोग्राम ऐसे होते थे जो शहर से बाहर या शहर के मज़ाफ़ात में हुआ करते थे। तो वैसे ही एक प्रोग्राम था और ये जो प्रोग्राम था बेसिकली एक पूरी शादी थी जो हम लोगों को ना सिर्फ कवर करनी थी बल्कि उसके अंदर पहले निकाह का प्रोग्राम था, मेहंदी थी, मायो थी और उसके बाद बारात और वलीमा थे। इन 5 प्रोग्राम्स का जो भी हमारे पैसे थे वो हमने उस पार्टी के साथ डिसाइड किए और हमने कहा कि इस पूरे प्रोग्राम की मुकम्मल तौर पे वीडियोस भी और पिक्चर्स भी हम बना के देंगे। अब ये जिस घर में शादी थी बेसिकली वो एक बिल्डिंग थी और वो जो एरिया था, जो लोग उसके बारे में जाना करते हैं, वो इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं था। कुछ घर बने हुए थे, कुछ घर खाली थे। खैर, जिस घर के अंदर ये शादी थी
वो 4 या 5 मंजिला घर था। अब जितने भी प्रोग्राम्स थे एक एक करके वो हमने सारे के सारे शुरू किए, और शुरू के जो 3 प्रोग्राम थे वो देखते ही देखते निमट गए। अब जिस दिन बारात थी, ये जो बारात थी, उस बारात से हमें 2 या 3 घंटे पहले पहुंचना था, और वहां जाके पहले जो भी सेशन हुआ करता है वो रिकॉर्ड करना था। ये जो शादी थी, ये जो भी बारात थी या वलीमा था, ये मुकम्मल तौर पे घर के अंदर ही इनके इंतजामात किए गए थे, और किसी भी हॉल या लॉन वगैरह को बुक नहीं किया गया था। खैर किस्सा मुख्तसर, बारात वाला दिन था और मैं इत्तफाक से उस घर में मौजूद था। तो जो भी शुरू का सेशन है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। अब सेशन रिकॉर्ड करने के बाद तकरीबन आधे या पौन घंटे का टाइम बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ और ऊपर जाके छत पे जाके स्मोकिंग कर लेता हूँ। हालांकि मैं स्मोकिंग वहाँ पे भी कर सकता था या बाहर खड़े होकर कर सकता था, लेकिन क्योंकि जिनके साथ मैं काम कर रहा था, एक तो वो मुझसे उम्र में भी बड़े थे, दूसरा फिर हमारा जो रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा अदब वाला रिश्ता था। तो मैं आंखें बचा के चुपचाप स्टेयर से होता हुआ जहाँ पे छत का रास्ता था उस तरफ चला गया। मेरा ख्याल यह था कि मैं ऊपर जाऊंगा और 1-2 सिगरेट पीऊंगा और आधे घंटे बाद नीचे आ जाऊंगा। खैर जब मैं छत के ऊपर पहुंचा तो बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही थी, और इनके जो बराबर वाला घर था वो मुकम्मल तौर पे खाली था। इनके घर के जो बराबर वाला घर था वो तो खाली था, लेकिन उसके जो बराबर वाला घर था, यानी इनके घर से जो तीसरा घर था, वो भी इनके बराबर ही, यानी 4 या 5 मंजिला घर था, और इसकी जो छत थी वो बिल्कुल सीधी सीधी सामने नजर आ रही थी। इत्तफाक से सिगरेट पीते पीते जब मेरी नज़र उस छत के ऊपर पड़ी तो पहले मुझे ऐसा लगा कि उस छत की जो बीच है, यानी जो मेन सेंट्रल वाली जगह है, उस जगह पे एक चेयर पड़ी हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है वो जो चेयर है वो खुद ब खुद मूव कर रही है। अब पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। मैंने सिगरेट पीते पीते इधर उधर देखा, और उसके बाद जब दोबारा से मैंने उस छत पे स्पेसिफिकली उस चेयर की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दोबारा से चेयर जो है वो एकदम से पीछे हुई है। अब मैंने जो देखा था बिल्कुल सेंसेस में देखा था, और इसको मैं किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। खैर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सिगरेट ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मज़ीद रुकना ठीक नहीं है। खैर मैंने जल्दी जल्दी कश लगाना शुरू किए, और इसके बाद फिर दोबारा से आगे पीछे देखते हुए जब मैंने तीसरी बार उस छत पे उस चेयर की तरफ देखा तो अब मैंने देखा कि एक लड़की उस चेयर के ऊपर बैठी हुई है, और कुछ अजीब से तरीके से बैठी हुई है, जैसे कि उसने अपने हाथ और पाँव दोनों चेयर के ऊपर रखे हुए हों, और बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देख रही है। उसके जो बाल थे वो मुकम्मल तौर पे ज़मीन को छू रहे थे, और उसकी जो आंखें थीं ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटी हुई हैं। इस अजीब सी, इस खौफनाक शक्ल के साथ, इस अजीब से अंदाज में वो मुझे देखने के बाद न सिर्फ मुस्कुरा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही लम्हे वो जम लगा के एकदम से मेरे पास आ जाएगी। अब जैसे ही मेरी सिक्स सेंस ने मुझे कहना शुरू किया कि यहाँ से भागो, तो जैसे ही मैं मुड़ा तो मेरे मुड़ने से पहले पहले ऐसा लगा कि उसी छत पे, जिस छत पे मैं मौजूद हूँ, वो एकदम से आके गिरा है। और जब मैंने वापस से पीछे की तरफ देखा तो वही लड़की जो तीसरे घर में अभी मुझे चेयर के ऊपर अजीब से तरीके से नजर आ रही थी, वह न सिर्फ मेरी उस छत पे मौजूद थी जिस छत पे मैं था, बल्कि ऐसा लग रहा था वो अगले ही लम्हे मुझ पे हमला करेगी, बल्कि हो सकता है वो मेरे करीब आके मेरा खून पीना शुरू कर दे। बस उसके बाद मुझे इतना याद है, मैं स्टेयर्स की तरफ भागा हूँ और वो एकदम से मेरे पीछे आई है। इस स्टेयर्स पे जाते ही मेरे पाँव स्लिप हुए, अल्लाह जाने क्या हुआ। मैंने एक ज़ोर से चीख मारी, और जब मेरी आँख खुली तो वो सारे के सारे शादी के घर वाले और वो साहब
जिनके साथ या जिनके पास मैं काम किया करता था, वो लोग सारे के सारे मेरे करीब खड़े हुए थे। खैर कुछ देर बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने इन लोगों को बताया कि मैं छत पे गया था और मैंने ऐसे ऐसे उस छत के ऊपर एक लड़की को देखा था। तो उस घर के जो मालकान थे वो कहने लगे कि भाई इस जगह पे, इस पूरे एरिया में कोई भी छत पे नहीं जाया करता, क्योंकि इस पूरे एरिया में इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मगरिब के बाद छतों पे इस तरह की मखलूक़ात या वो लड़की नज़र आया करते हैं।